क्यों बेटा इधर? हर कोई कहता है, हम तो बस देखते कि कितना इंटेंसिटी से पढ़ रहा है बच्चा। और ये भी हम बता रहे कि अगर नहीं याद होता है तो बच्चा उसके पीछे भिड़ता है ना, अब तो याद होगा, अब याद होगा, अब याद होगा, अब याद होगा। क्यों बेटा? भिड़ना पड़ेगा कि नहीं? कि अभी जॉब छोड़ी कि पकड़ ली फिर? हाँ बेटा। कौन सी जॉब? वो वाली की 3 घंटे बुलाए रहे? बहुत चीजें करना पड़ता है बेटा, तो पीछे लगना पड़ता है तैयारी में। आप नहीं लगोगे तो फिर गड़बड़ होगी, और आपको फिर ट्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी। ट्यूटर ट्यूटर में ही आप पूरी जिंदगी काट जाओगे कि हाँ, जब जो समय है ना उसको ज्यादा दीजिए आप लोग। आप कम समय दे रहे हो, इस वजह से काम नहीं हो रहा है। नहीं तो अभी तक के इतना वो नहीं है। आप बोलोगे कि सर आपके जो पहले बैच वाले थे, दूसरे बैच वाले, दूसरा बैच नो डाउट उनका एवरेज परसेंटेज 85 के ऊपर है। अब एवरेज परसेंट 85 में मतलब सबका परसेंटेज ज्यादा है। और जो मैं बोलता भी नहीं वो भी याद करके आते तो बहुत जल्दी पकड़ कर आते हैं। जो बच्चा उस सेकंड बैच में बैठता है उसको सबको पता है एवरेज परसेंट उनका 85 के ऊपर निकला है। तो मतलब समझ जाओ। तो मेरी एक्सपेक्टेशन के कारण ज्यादा है, पर मैं तभी भी आपसे 2 महीने पीछे चला। नहीं तो उनकी तो शुरुआत के साथ ही मैंने क्विक बुक को क्या कर दी थी, शुरुआत कर दी थी। आपके साथ तो मैं धीरे से शुरुआत में आया कि हाँ। और उनका ड्यूरेशन 11 महीने, 9 महीने में कंप्लीट होता। आपका ड्यूरेशन मैं मान के चल रहा हूँ कि 14 महीने लगेगा। मतलब लगेगा ही लगेगा समय इतना। उतना पढ़ना है, करना है। मतलब लास्ट ईयर आप दिसंबर में मेरे से फ्री होंगे, उसके बाद में मेरा कोई नया बैच शुरू होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। तब तक के मेरा अगर अच्छा हो जाए तो मैं पढ़ाऊँ। इच्छा तो नहीं ज़्यादा पढ़ाने की, पर आप लोग ठीक से तो वर्क कर लो। थोड़ा सा जो बोला जा रहा है वो थोड़ा सा वर्क अच्छा कर लो, और थोड़ा पढ़ाई को थोड़ा समय ज़्यादा दो, बातचीत में कम समय रखिए। गांधी, गांधी को आइए। थोड़ा वक्त गलत जा रहा है आप लोग का। क्विक बुक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप लोग में एक्साइटमेंट भी नहीं लगता है, जैसे हमारा फर्स्ट बैच में एक्साइटमेंट है कि इंटरव्यू चल रहा है, होने वाला है, तो उनके दिमाग में इतना एक्साइटमेंट है कि किताबों को पढ़ने के साथ में, ड्रेस कोड के साथ में, हर चीज में उनका एक्साइटमेंट दिख रहा है। मेरे से ज्यादा तो उनमें समझ में आ रहा है कि मुझे तो इंटरव्यू लेना है, उन्हें इंटरव्यू देना है। उनका ज्यादा खतरनाक मजेदार लग रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा सा समझिए। आप जब तक नहीं पढ़ कर आएंगे, मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, ना पूछने में मजा आएगा। फिर क्या करूंगा, मैं बंद कर दूंगा पूछना। कर दूं कैसे? नहीं। तो पढ़कर आओ ना भैया। नहीं कहना तो अच्छा है। क्यों बेटा पूना? सर पहले बहुत पढ़ते थे, अब पढ़ना बंद कर दिया। बेटा वो परिवार वालों के लिए पढ़ते थे, है ना, 12th तक के। अब यहाँ पर आकर पढ़ के बताओ ना। रूम में कोई प्रेशर रहता है क्या? पूनम रहता है क्या? अपने हिसाब से पढ़ना रहता है बेटा, अपने हिसाब से उठना रहता है, ये रहता है कि नहीं? यहाँ पर अपने आप को रेगुलेट करके बताओ, और वैसे ही पढ़ के बताओ जैसे 12th में पढ़ते थे। कठिन काम रहता है, क्योंकि यहाँ पर कैसा, अपने हिसाब से जाना, अपने हिसाब से आना, खाना बनाना। कोई व्यक्ति अपने को रोकने वाला है क्या? जो रूम मालिक है वो भी सोचता है पैसा आ रहा है ना, तो इसकी बाकी वो गलती को क्या कर दो, माफ कर दो, कहीं पैसा ना रुक जाए। ये सब होता है, उसके बाद में पढ़ना पड़ता है। तो कभी भी अच्छी लाइफ नहीं मिलेगी आगे, आपको खुद को ही संघर्ष करना पड़ेगा। तो गांधी जी को थोड़ा सा देखिए, इन्होंने भी संघर्ष करा अपने जीवन में, और संघर्ष करके ही आगे बढ़े। और गांधी जी की क्या विचारधारा थी, और वर्तमान में गांधी जी की विचारधारा किस प्रकार से लागू हो सकती है, उस बात को भी याद रखिएगा। गांधी जी के चरित्र के ऊपर कई बार प्रश्न आएगा, और ये आपके लिए आइडल पर्सन भी हो सकता है। तो मतलब कल से पढ़कर आएंगे क्या? नहीं। ना आपकी हिस्ट्री में ठीक रहा, ना आपका ज्योग्राफी में ठीक रहा। और मुझे इतना ही पता, मैं जैसे आगे बढ़ जाऊंगा आप पुरानी बातें छोड़ दूंगा। ये भी होगा कि नहीं रत्नमाला? होगा ये? अरे होगा ना, जैसे आगे पढ़ेंगे तो वैसा भूल जाएंगे, है ना राठौर? मत करिए, थोड़ा प्रेशर दे रहे हैं। कल से अच्छा से पढ़ कर आइए।
ज्यादा पढ़कर आइए, रोज पढ़कर आना है, एक दिन का नहीं है मामला, रोज पढ़कर आना है, ठीक। और कॉलेज के बाद में भी बेटा हम शुरू सुबह से लेकर शाम तक के पढ़ाते, उसके बाद में भी हमारा पढ़ लेते हैं। तो आप ये रोना मत रोइए हमारे सामने कि कॉलेज वर्क है। हमने भी कॉलेज वर्क भी करे और पढ़ाई भी करी और पढ़ाया भी है। और अभी तो हम केवल केवल 7 घंटे पढ़ा रहे, इसके पहले कोचिंग में वहां हम लगातार 1.5 घंटे के लेक्चर लेते हुए बहुत लंबा पढ़ाते थे। कभी एक्सक्यूज मत दीजिए मुझे कि सर मैं इस वजह से ये काम नहीं कर पा रहे। आप अपने आप को बुज़दिल बना रहे हैं, और मैं 2 बार सुनूंगा, 3 बार सुनूंगा, चौथे बार में मेरे मुंह से निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि मैं वो सुनने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, ना कोई बड़ा अधिकारी सुनने वाला व्यक्ति है। वो सुनता है क्या? नहीं सुनता ना, वो सीधे गाली देता है। वो गाली आपको अगर सुनना पसंद है तो हम तो गाली नहीं देंगे, पर अधिकारियों से भी सुनने की अगर आपने सोच ली कि सुनना चाहिए, तो एक्सक्यूज पर एक्सक्यूज देते रहिए, काम मत करिए। तो कल अगर पढ़कर आएंगे तो ही पूछेंगे, नहीं तो जो पढ़कर आएगा हम उससे पर्टिकुलर पूछेंगे। चलिए पूछिए, बाकी सब बेइज्जती होते रहेंगे, वक्त तो उसी को देंगे। तो बताओ हाथ खड़े करके, कौन पढ़कर आएगा? हाँ, और देखो हमारे बच्चे बड़े अच्छे हैं, और इस कारण से गुस्सा भी मर जाता है। वो पूरा सोचते कि लेकर चलेंगे गुस्सा, कल तक के एकदम पूरा गुस्से में आएंगे क्लास में, आंखों में अंगारे बनाकर आएंगे, वो 2 मिनट में चले जाता है। तो कल पढ़कर आइए, ठीक है। गांधी जी को देखो, आपका जो गांधी जी है, क्योंकि गौतम बुद्ध जो है, जैन जो है, वो इतिहास में पढ़ा जाता है, गांधी को भी पढ़ा जाता है, पर गांधी जी की जो फिलोसॉफिकल थॉट थे, जो फिलोसॉफिकल थॉट थे, पॉलिटिकल थॉट नहीं, कौन से थॉट बेटा? फिलोसॉफिकल थॉट थे, उसे यहाँ पर देखना है, और वो कैसे लगते हैं कि नहीं। गांधी जी आप सभी को याद है, परिचय थोड़ा सा करवाई देते हैं, क्योंकि कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 तक के आपने गांधी जी के ऊपर निबंध लिखा है। क्यों बेटा? सर रो मत बेटा। नहीं सर, आंसू तो पूरे सूख गए हैं सर, लोग सुना सुना कर पूरा आंसू सूख चुके, कि नहीं सूखे? तो 2 अक्टूबर 1869 को एक व्यक्ति का, साधारण व्यक्ति का जन्म हुआ। साधारण व्यक्ति इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई ऐसी क्वालिटी थी नहीं इनमें। इससे एक चीज समझ में आता है क्यों हम ऐसे व्यक्ति को पढ़ते हैं, कि कोई व्यक्ति बॉर्न टैलेंटेड नहीं होता, परिस्थिति को अपने पक्ष में जो ला लेता है और मौका नहीं छोड़ता, वो लीडर बन जाता है, वो कुछ कर जाता है। और जो हंसते रहता है ना, जो शर्माते रहता है, वो केवल शर्म में चले जाता है। कई बार आप लोगों से ऐसा होगा आपकी लाइफ में, कई बार मौका रहेगा परंतु आप चौका नहीं मार पाएंगे, सिंगल भी नहीं ले पाएंगे, बोले भागू कि नहीं भागू, भागू कि नहीं। ये वैसे व्यक्ति थे। प्रारंभ में अगर इनकी बात करें तो 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह करवा दिया। अब विवाह करवाने के पीछे का भी कारण था कि चाल चलन अच्छा रहे इनका, विवाह हो जाएगा तो भटकेंगे नहीं इधर उधर उधर उधर। ये 2-3 गलती कर चुके थे ये। एक तो चोरी कर चुके थे, तो पिताजी ने एक बार सोना की चोरी करी थी, मैंने हल्का सा सोना चोरी कर दिया था, तो चाल चलन थोड़े से डगमग डगमग जैसे लग रहे थे, तो पिताजी ने बोला चल विवाह कर लिया। अब विवाह कर लिया। अब जब विवाह कर लिया तो भैया भाभी दोनों ही 13 साल के थे, मतलब भाभी भी 13 साल की थी और भैया भी, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी भी, और उनकी जो पत्नी थी कौन थी? कस्तूरबा, दोनों ही। अब विवाह तो हो गया 13 वर्ष की आयु में, तो विवाह के बाद में अब सबने इनको कहा कि अब पढ़ाई के लिए चले जाओ। तो एक व्यक्ति जो इनके पिताजी, क्योंकि इनके पिताजी दीवान थे, एक निजी रियासत में दीवान थे, तो एक अच्छा माहौल था, और वैष्णव धर्म को मानते थे, शैव धर्म, वैष्णव संप्रदाय को। तो सब धर्म के लोगों के साथ में इनके घर में लोगों से इनकी मुलाकात होती थी, और प्रभाव इसका अपने आप व्यक्ति पर पड़ जाता है। बचपन से देखा, हिंदू भी आता था, मुस्लिम भी आता था, जैन भी आता था, सभी लोग आते थे। और माता जी जो थी वो पूर्णतः प्रतिव्रता थी, और गीता के दोहों को, श्लोकों को वो लगातार बोलती रहती थी। सूर्य की उपासना करती थी, और सूर्य की उपासना बिना खाना खाती नहीं थी। इसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ा ही पड़ा। तो इस दौरान उनकी
माता का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा, और माता का प्रभाव जब गांधी जी पर पड़ा तो उसी के साथ में ये उच्च शिक्षा के लिए, खासकर किसके लिए बेटा, वकालत के लिए ये चले गए लंदन। अब जब लंदन गए तो माता ने उनको वचन दिया कि बेटा पहली बात तो गोरी मैम के साथ में फंसना नहीं, नहीं तो तू गोरी मैम में फंस जाएगा। तो पहले बता वचन दिया माँ। दूसरा वचन दारू शारू पीना नहीं, नहीं पीना, तो दारू शारू नहीं पीना। तीसरा वचन दारू शारू तो चल, फिर कुछ खाना पीना भी नहीं, जैसा गया है वैसा चाह जाना, माँ पक्का वैसा ही आ जाएगा। अब वैसा ही गए और वैसा के वैसे आ गए, पर सूट बूट वगैरह बढ़िया आराम से। अब इसी दौरान क्या हुआ, विवाह हो गया था। अब परिवार को चलाने की भी बात आई। जब ये लंदन गए थे तो उसी दौरान इनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। मोहनदास करमचंद गांधी जो थे, इनके पिताजी जिनका नाम था करमचंद, उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो जाने के बाद में पूरे परिवार का बोझ इनके ऊपर आ गया। पूरा पैसा लगाकर इनको भेजा गया था लंदन। और जब पूरा पैसा लगाकर इनको लंदन भेजा गया था तो अब था कि भैया अब ये कुछ करे। ये लंदन में पढ़कर आए थे और प्रैक्टिस कर रहे थे भारत में। लंदन के लॉ अलग थे, भारत के लॉ अलग थे, जिस वजह से लॉ का अलग होना, पैटर्न का अलग होना इनको प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं इनको परेशानी में डाल रहा था। इस वजह से इनके पिताजी के एक मित्र थे, उनके कहने पर ये आगे बंबई। और बंबई में क्या था, एक दादा अब्दुल्ला करके व्यक्ति थे, उनकी कंपनी काम करती थी बड़ी मात्रा में इंटरनेशनल लेवल पर वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। और इस दौरान दक्षिण अफ्रीका जो था, उस दक्षिण अफ्रीका में इनके कंपनी के कुछ विवाद थे। तो ये ऐसे व्यक्ति को चाहते थे जो कम कीमत पर काम करे और वहीं पर रहकर पूरे जितने केसेस है उसको क्या कर ले, सॉल्व कर ले। तो गांधी जी को हायर करा उन्होंने, और गांधी जी हायर होकर 1893 में बंबई से कहां पर पहुंचे, दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे। इनके जीवन का मतलब कैसे हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इस दौरान उन्होंने जब यहां से यहां पहुंचे तो गांधी जी ने यहां पर 21 से 22 वर्षों तक के इनका यहां रहना हुआ। और इस रहने के दौरान इनके जीवन में कई सारे परिवर्तन आ गए। पहला परिवर्तन तो यह था, सत्य के लिए आग्रह के लिए आग्रह। सबसे पहले इनका विचार जो बना, मतलब सत्य के आगे दुनिया झुकती है और उसके लिए दुनिया को झुकाने की क्षमता होनी चाहिए। और उसके लिए साधन साध्य की पवित्रता पर बल देना। किस पर बल देना बेटा, साधन साध्य की पवित्रता पर बल देना। मतलब क्या है बेटा, जैसे आप पढ़ रहे हो और पढ़ने के बाद में नंबर अच्छा ला रहे हो, तो मतलब नंबर अच्छे हैं, तो ये तो हो गया साध्य। और साधन क्या हुआ, पढ़ना। जैसे मान के चलिए आपको पहुंचना है लबासना, तो लबासना तक के अगर पहुंचना है तो ट्रेन जरूरी है। तो लबासना क्या हुआ बेटा, साध्य, और ट्रेन क्या हुई, साधन। ठीक है, साधन साध्य में अंतर आ गया, समझ में आ गया। गांधी जी कहते थे कि साधन और साध्य दोनों ही पवित्र होना चाहिए। अगर दोनों में अगर कहीं पर डिफरेंस होता है तो आगे चलकर इसका इंपैक्ट समाज पर दिखाई देता है। इस वजह से गांधी जी हमेशा अहिंसात्मक तरीके से ही हमेशा भारत की आजादी के समर्थक थे। उनका कहने के पीछे एक बड़ा गूढ़ रहस्य था, उसको समझ नहीं पाया। आप देखिएगा, आपके घर में आप समझिएगा, कभी कभी अगर परिवार में अगर कोई अच्छा समझदार व्यक्ति होगा ना, और 4 बच्चे हैं परिवार में, ध्यान से समझिएगा, 4 बच्चे हैं, उनके पिताजी हैं, और 4 बच्चे के जो पिताजी है
उनकी 100 एकड़ जमीन है तो सबको 25-25 एकड़ मिलने वाली, 4 कोठी है सबको 4 कोठी मिलने वाली। अब सबको मिलने वाली, सबको पता है, परंतु जो सबसे छोटा वाला है चुलबुला है। अब उसने साम दाम दंड भेद करते हुए, अपनी पत्नी की बातों में आते हुए, पिताजी को लगातार स्लो पॉइजन देते हुए, स्लो पॉइजन मतलब बातों का, क्या करा तुमने, सब तो बड़े वाले को दिया, फिर छोटे वाले को दिया, फिर उससे छोटे वाले को, मुझे कुछ दिया क्या? अब कम से कम मरने से पहले एक कोठी और कोठी के साथ में 30 एकड़ मुझे दे दो, क्योंकि 5 एकड़ का जो था तुमने इन 5-4 तीनों के ऊपर पैसा लगा दिया। ये बात लगातार जो है पत्नी भी सुनती है और जो छोटा सा बच्चा है वो भी सुनता है। अब प्राप्त तो कर लिया, पिताजी ने दे तो दिया, मतलब जो टारगेट था वो अचीव तो कर लिया। अब उसका बच्चा आगे चलकर जब वो बड़ा होता है तो अपने पिताजी से भी वैसा ही बिहेव करता है जैसा इसने करा। तो मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा कहां से मिली? उस साधन से मिली जिस साधन से 30 एकड़ प्राप्त हुआ। तो अगर ये साधन उचित होता तो स्वाभाविक रूप से इस व्यक्ति को भी अच्छा झेलने को मिलता, बुरा झेलने को मिलता है क्या? गांधी जी यही बोले, अगर हम आजाद हो जाएंगे और संघर्ष के साथ में आजाद हो जाएंगे, सशस्त्र संघर्ष के बाद में, तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष में, सशस्त्र संघर्ष की ही आदत पड़ेगी। और किसी भी बात का जो मूल्यांकन, किसी भी बात का जो निर्णय है, वो हम किसके आधार पर प्राप्त करेंगे? मतलब हम भारत जो है कभी स्थिर हो ही नहीं पाएगा, हम लड़ते ही रह जाएंगे। इसलिए आजादी तो अच्छी बात है, क्योंकि अल्टीमेट गोल वही है, आजादी, पर प्राप्त करने वाला साधन भी क्या होना चाहिए? उचित होना चाहिए। गांधी जी की ये सबसे बड़ी बात, इसलिए वो कई बार संघर्ष का विरोध कर देते। इसलिए उन्होंने बी आर अम्बेडकर जो आपके सुभाष चंद्र बोस थे, जो संघर्ष के माध्यम से भारत की आजादी चाहते थे, और उन्होंने भारत हिंद फौज की स्थापना करी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी, मना करा था उन्होंने कि ये सब नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका इंपैक्ट पड़ेगा। गांधी जी का एक और सिद्धांत था, जो एक तो उनका था बेटा किसके ऊपर बल देना? सत्य के लिए आग्रह करना, गांधी जी। और सत्य के लिए आग्रह करने के दौरान अहिंसा पर बल देना, अहिंसा पर, हिंसा नहीं करना। गांधी जी का सबसे सही, आपको एक व्यक्ति बताते हैं, नाम लिख तो लेते हो बहुत अच्छे से, पर आप याद नहीं करते हो तो थोड़ा सा बुरा लगता है। केवल केवल हो क्या जाता है कि मैं इधर बताता हूं, आपकी टंग पर नहीं आता। एक व्यक्ति था जिसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था प्रिंस। किताब लिखने वाला व्यक्ति था मैकियावेली। किताब लिखने वाला कौन था बेटा? मैकियावेली। इस व्यक्ति ने लिखा था कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, और यह बताया था इसने कि राज्य के सामने कैसे चुनौती आएंगी। एक चुनौती आएंगी बेटा सशस्त्र चुनौती आएंगी, और एक आएगी संसदीय चुनौती। मतलब किसी राज्य को अगर चलाना है तो सबसे पहले, चलाने से पहले 2 चुनौती पता हो जानी चाहिए आपको। चुनौती कैसे कैसे चुनौती? सशस्त्र मतलब एक तो राज्य को पूरा उखाड़ने की बात बोलेगी, और एक व्यक्ति रहेगा कि उखाड़ेगा नहीं बल्कि संसद में जाएगा और बोलेगा कि ये हमारी बातों को मान लो। तो सरकार क्या करेगी जो राज्य की है? वो 10 बातें, उसमें से 5 बातों को मानेंगी और 5 बातों को बोलेंगे हम अगली बार में आपको मान देंगे। तो यही तुम्हारे पास में चुनौती रहेंगी। ये मैकियावेली ने बोला, और मैकियावेली ने कौन सी किताब में बोला? उसकी प्रिंस। आधुनिक राज्य की अवधारणा देने वाला यह व्यक्ति बोला जाता है। जब इसने बोला तो जितने यूरोपीय देश थे हमेशा 2 ही प्रकार की चुनौती मानते थे राज्य के सामने। एक तो सशस्त्र संघर्ष होगा, और एक कैसा होगा बेटा? संसदीय संघर्ष होगा। मतलब संसद में जाएंगे व्यक्ति, आवेदन देंगे, प्रतिवेदन देंगे, वो बोलेंगे कि हमारी बातें मानो, हमारी मांगे पूरी करो। सरकार क्या करेंगी? मांगे को लेंगे और बोलेंगे कि बेटा इतनी मांगे पूरी कर देते, इतनी मांगे अब बाद में पूरी कर देंगे। तो व्यक्ति का संघर्ष क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और सशस्त्र होगा होगा तो स्वाभाविक रूप से इसमें जनता भी मारी जाएगी, और जब जनता मारी जाएंगी तो सरकार क्या करेंगी? जनता को तुमने मारा है तो हम तुम्हें मारेंगे। तो दोषी कौन है? सरकार की सशस्त्र विद्रोह करने वाले?
सशस्त्र विद्रोह करना तो किसकी इमेज खराब जाएगी? सशस्त्र विद्रोह करने वाली किसकी आएंगी? फिर से समझिए, मान के मैं राज्य हूं, मैं राज्य हूं और ये सशस्त्र विद्रोह कर रहा है, तो राज्य के विरोध करेंगे तो बंद करेंगे, हाथापाई करेंगे, लोगों को मारेंगे। जब लोगों को मारेंगे तो राज्य ने एक कर्तव्य लिया है कि लोगों की रक्षा करना। अब अगर मैं इसको मारूंगा तो मेरी इमेज अच्छी रहेगी कि बुरी हो जाएंगी? अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने जनता को मारने वाले व्यक्ति को मारा, ये होगा। तो मतलब यूरोप ये मान के चलता था कि दो ही प्रकार की राज्य के सामने चुनौती आएगी। गांधी जी ने एक नया अस्त्र लेकर आए जिसका उसका जवाब भी नहीं था। विरोध करना है, विरोध करना है, परंतु सशस्त्र नहीं, बल्कि कैसा? अब एक बैठा हुआ व्यक्ति है, बस ये बोल रहा है कि मेरी बातों को मानो, चुप बैठा है, वो संसद में भी नहीं आ रहा है, मेरी बातों को मानो, मेरी बातों को मानो। कोई आ रहा है, एक झापड़ मारे, झड़ से मारे, मार खा लिया। फिर दूसरा आ रहा है, दूसरा भी मार कर जा रहा है। अब मुझे बताओ किसकी इमेज अच्छी हो रही है? मारने वाले की, मार खाने वाले की? मार खाने वाले की। किसकी इमेज बेकार हो रही है? मारने वाले की। अब जब धीरे धीरे इमेज जब खराब होगी तो उसको इमेज का असर पड़ेगा और फिर बाद में आकर सरकार जो है संपूर्ण बातों को मानेगी। गांधी जी ऐसे, एक घटना है नवाखोली की, सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। ये एक फ्रीडम करके एक पत्र था, अमेरिकी जर्नलिस्ट थी वो मैडम, पत्रकारिता करती थी। उन्होंने नवाखोली की घटना लिखी कि बोले गांधी जी ने किस प्रकार से व्यक्ति को ट्रेन करा है कि घोड़े और घोड़े पर बैठे हुए लोग हंटर और लाठियों से लगातार वार कर रहे हैं और सरोजिनी नायडू और गांधी जी के एक पुत्र वो लगातार लाठी को खा रहे हैं और उल्टा जवाब नहीं दे रहे। ये आंदोलन की ये घटना जब भारत के पत्र के अलावा न्यूयॉर्क टाइम में, न्यूयॉर्क में जब छपी तो फिर न्यूयॉर्क ने कहा कि बेटा ब्रिटेन, तुम तो दुनिया में बोलते हो कि भैया समाजवाद अच्छी सब जगह ह्यूमैनिटी का काम होना चाहिए, तुम नवाखोली में देखो लोगों को मार रहे। उसके बाद में लंदन से पत्र आया इरविन को और बोला कि इरविन तुम बात करो बेटा गांधी जी से, और गांधी जी और इरविन ने बात करी और फिर गांधी इरविन समझौता हुआ। ये बड़ी बात थी। गांधी जी का तरीका बहुत अलग था, उनका काम करने का तरीका अलग था। तो एक था सत्य के लिए आग्रह करो, परंतु कैसा करो? अहिंसात्मक। वो हिंसात्मक नहीं, परंतु याद रखना गांधी जी एक शब्द कहते थे, हिंसा और कायरता में अंतर है। हिंसा और कायरता में क्या है बेटा? अंतर है। अहिंसा और कायरता में क्या है? कोई अगर ये सोच ले कि मैंने किसी ने मारा है और मारने के बाद मैंने मार खा लिए, तो ये मेरी कायरता नहीं है, मेरी अहिंसा है। अगर कभी मुझे अहिंसा और कायरता में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो मैं अहिंसा को चुनूं, पर अगर कभी कायरता और हिंसा में से किसी को चुनना पड़ेगा तो मैं हिंसा को चुनूंगा, क्योंकि कायरता व्यक्तिगत दुर्बलता को बताता है, कायर हो, बुजदिल हो। पर अहिंसा का मतलब बुजदिली नहीं है, मेरे में शक्ति है परंतु मैं अभी जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो मार्ग है ये उचित मार्ग नहीं है। गांधी जी हमेशा कहते, तो शब्द याद रखिए गांधी जी के विषय में, गांधी जी ने कई बार कहा है और इस बात की पुष्टि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में कर दी। भारत छोड़ो आंदोलन एक थोड़ा सा हिंसात्मक आंदोलन हो गया था, तो वहां पर याद रखिए गांधी जी हिंसा वर्सेस अगर कायरता अगर होगी तो किससे चुनेंगे? हिंसा को। और प्राय किसके समर्थक रहे? अहिंसा। आप इसे याद रखिए। जब ये याद रहेगा तो गांधी जी का एक सिद्धांत था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था बेटा? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। कल आपको इसको बता दें, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत सिंपल सा क्या है। गांधी जी एक शब्द कहते थे, राजनीति के संबंध में भी था और बाकी समाज के संबंध में भी था, कि जितने पूंजीपति वर्ग है इनके पास में जितना पैसा है उसमें जो रोज उपयोग में लाने वाला जो पैसा है वो उनका है, बाकी जितना पैसा है ये उनका नहीं है, बल्कि ये समाज के उन लोगों का है जिनके पास पैसा है नहीं। जब ये मांगेंगे तो इन अधिक पूंजीपति वाले लोगों को क्या करना पड़ेगा? पैसा
देना पड़ेगा। ये रखे तो केवल ट्रस्ट के रूप में अपने पास में रखे, जब पैसा कोई मांगेगा तो पैसा क्या करना पड़ेगा। गांधी जी यहाँ पर समाजवादी दिख रहे हैं कि पूंजीवादी दिख रहे हैं? समाजवादी दिख रहे हैं। ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा कि गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी को समाजवाद की ओर बढ़ाते हुए दिखाता है, क्योंकि गांधी जी ये कह रहे हैं कि किसी के पास में अगर अधिक पैसा है तो पैसा उसका नहीं है, जितना उसका जीवन चल सकता है वही उसका पैसा है, बाकी जितना अधिक पैसा है वो किसका बेटा, वो समाज के लोगों का है, और जब वो कोई मांगेगा तो उसको देना पड़ेगा। ये गांधी जी का कहना था। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसका बेटा, गांधी जी का। गांधी जी की एक आध दो किताब है, उसको पढ़ना, उसमें से एक किताब जो उनका सत्य के मेरे प्रयोग, कभी आप हो सकता है तो कभी पढ़िएगा, सत्य के मेरे प्रयोग आपको समझ में आएगा। अब इसी के बाद में एक और चीज है जो कल आपको बताएंगे गांधी जी में, क्योंकि गांधी जी बड़े व्यक्ति हैं, और दूसरी बात है ना, आप लोग पढ़कर नहीं आते हो ना, तो आपका चेहरा हंसमुख नहीं लगता, पढ़कर नहीं आते, बस ऐसा लगता है कि किसी ने बिठा कर मार मार के बिठा रहे हैं यहाँ पर, बैठो बैठो पढ़ो, ये हो रहा है। सही बात है, ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों साथ पुते जी, पूनम पूनम के साथ में तो ये लिटरली लगता है, पढ़कर नहीं आते। साक्षी बेटा मार मार कर बिठाया जा रहा है, फिर मजा नहीं आता है फिर पढ़ाने में, क्योंकि पूछे कोई आंसर करे तो हमारी मेहनत भी तो दिखनी चाहिए ना बेटा, क्योंकि आप ही केवल एग्जाम थोड़ी दे रहे हो, मैं भी तो एग्जाम दे रहा हूँ। आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा, मैं 10 बार, मजाक में नहीं है बेटा, आप पढ़ रहे हो तो आपका रिजल्ट भी मेरे लिए बड़े मायने रखेगा, नहीं तो क्या कोचिंग चलेगी भी नहीं बेटा, नहीं चलेगी। अगर मुझे 1000 बच्चों का बैच बनाना है तो जरूरी है कम से कम मेरे हर बैच में 4 रिजल्ट आए, बहुत जरूरी बात है। और आप अगर सोचेंगे कि बस घेघाल हो जाए तो काम नहीं हो सकता, नहीं तो बाकी कोचिंग भी है, मैं अभी भी कहता हूँ बाकी कोचिंग भी है, आप जाइए, रिवीजन करवाते हैं क्या बताइएगा, आप एक बार जाइएगा फिर देख लीजिएगा। और वो हमेशा बच्चों को ना उल्लू उल्लू करके रखते हैं ताकि बच्चे भागे ना, क्योंकि भागेगा तो पैसा आएगा क्या, पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो कोचिंग चलेगी।